नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर और आज की ताज़ा खबर की शुरुआत हम करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, यानी यंग इंडिया ऑफिस के सील से जुड़ी हुई नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही ईडी की जांच से कांग्रेस के खेमे में हलचल है। इस बीच कांग्रेस की अहम मीटिंग भी आज है। जराये के मुताबिक ये मामला कांग्रेस आज पार्लियामेंट पे भी उठा सकती है। आगे की जो हिकमत अमली है वो भी आज तरतीब दी जा सकती है। इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर बात करेंगे संजय राउत की आज अदालत में पेशी के ताल्लुक से। जी हां, पत्रा चौल घोटाला मामले में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। संजय राउत को आज एजेंसी कोर्ट में पेश करेगी। संजय राउत 4 दिनों की तहवील में थे। फिर बात करेंगे मंकी पॉक्स पर सेंट्रल की जायजा मीटिंग की। मुल्क में मंकी पॉक्स के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ये तशवीश का बायस बन चुका है। इस बीच मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मरकज ने आज माहिरीन सेहत की आला सतह की एक मीटिंग तलब की है और इसकी सदारत इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ के डायरेक्टर एल स्वासिस्ती चरण करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यूपी हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड के तनाजे से जुड़ी हुई। जी हां, गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू गायब हो गई है। हुकूमत यूपी की जानिब से उर्दू से सौतेला सलूक रवा रखने का सिलसिला लगातार जारी है और अब उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू ही गायब है। इसको लेकर अहले उर्दू में तशवीश तो है ही, मायूसी भी है, नाराजगी भी है। और इसके बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मागाम की। मरकजी सरकार के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के डायरेक्टर डॉक्टर चिंतन विष्णु ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में अटल टंगफ्रंट लैब का इफ्तिताह किया। उनके हमरा महकमा तालीम के आला ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। मागाम में डायरेक्टर ने इनोवेशन कर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स के साथ तबादला ख्याल भी किया। और फिर आपको बताएंगे एक अहम बैनुल-अक़वामी खबर। नीदरलैंड में पानी की शदीद किल्लत देखी जा रही है। आपको बताएं कि यूरोप इन दिनों शदीद गर्मी की चपेट में है। नीदरलैंड को कहतसाली का सामना है। नीदरलैंड में पानी की काफी किल्लत है। ज़ेरे जमीन पानी का जो लेवल है वो काफी हद तक कम हो गया है। ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताज़ा खबर में। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच में हालिया दिनों में तेजी देखी गई। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई बता रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही ईडी की जांच से कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई है। इस बीच आज कांग्रेस की अहम मीटिंग है। जराये के मुताबिक ये मामला कांग्रेस आज पार्लियामेंट में भी उठा सकती है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों ईडी ने दिल्ली के आईटीओ में वाक़े नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 मुकामात पर छापेमारी की थी। इससे पहले नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई थी। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि कल जिस तरह से अचानक कांग्रेस ऑफिस के बाहर हलचल देखी गई थी और उसके बाद नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी की कार्रवाई लगातार की गई। यंग इंडिया का जो दफ्तर था वो सील कर दिया गया। आज क्या कुछ कांग्रेस की हिकमत अमली रह सकती है, इसके ताल्लुक से मजीद अपडेट हम हासिल करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी रवि सिसोदिया से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस आज ऐसे मूड में नजर आ रही है कि संसद से लेकर सड़क तक हंगामा आ रहा है कि पूरे आसार नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है तफसीलात आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह के हालात बने थे और यंग इंडिया का दफ्तर सील किया गया और उसके बाद जो कांग्रेस मुख्यालय है अकबर रोड के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वहां पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी और इसी बाबत कल देर रात एक बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस मुख्यालय में, जिसमें तमाम जो बड़े लीडर्स थे, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश जैसे बड़े नेता वहां मौजूद थे। एक बैठक की गई थी क्योंकि इनकी तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो एजेंसी है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उन्हें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल एक बड़ा प्रदर्शन का कांग्रेस ने आह्वान किया। पूरे देश में कल धरना प्रदर्शन करेगी। कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम है कांग्रेस का, और साथ ही साथ जो राज्य में राजभवन घेराव के इनका कार्यक्रम है। तो एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था। और एहतियातन सूत्र ऐसा बता रहे कि एहतियातन दिल्ली पुलिस की तरफ से कदम उठाए गए थे कि अकबर रोड को दोनों तरफ से बैरिकेड किया गया था, सील किया गया था। हालांकि जो एलिगेशन लगाया जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। कल देर शाम तक जो यंग इंडिया का दफ्तर, जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, वहां पे सील किया गया था। तो इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जो बंद का कॉल दिया है उसी को देखते हुए एहतियातन दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह के कदम उठाए गए थे। जी रवि, कांग्रेस की अहम मीटिंग भी होने वाली है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ हमारे सूत्र बता रहे हैं? क्या कुछ इसके ताल्लुक से जानकारी, कितने बजे होना है ये मीटिंग? देखिए, करीब 10 बजे संसद भवन में जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई है। और इस सीपीपी ऑफिस, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की ऑफिस है, वहां पे एक बैठक होगी। वहीं देर शाम तक जो कांग्रेस के महासचिव हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, स्टेट के, राज्य के जो प्रभारी हैं, उन सब की बैठक एआईसीसी मुख्यालय में होगी। कल की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी और कल क्या करना है उस पर रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि कल जिस तरह से बड़े प्रदर्शन का कॉल किया गया और महंगाई के मसले पे सरकार को घेरने की कोशिश संसद से लेकर सड़क तक रहेगी। हालांकि जो कार्यक्रम बनाया गया उसमें जो सांसद हैं, सांसदों का मार्च होगा संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। वहीं जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और जो प्रभारी होंगे उनका कांग्रेस मुख्यालय से उनका जो कार्यक्रम होगा कांग्रेस मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम होगा। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज कांग्रेस की क्या कुछ कार्रवाई रहती है उस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बेहद अहम खबर, पत्रा चौल घोटाला मामले में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। संजय राउत को आज एजेंसी कोर्ट पे पेश करने वाली है। गुज़िश्ता दिनों उन्हें ईडी ने छापे और पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी की जानिब से संजय राउत को 8 दिनों की तहवील में देने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अदालत ने 4 दिनों की तहवील में संजय राउत को दिया था। सीधे हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है संजय राउत को लेकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत को आज एक बार फिर से ईडी अदालत में पेश करेगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ईडी ने पिछले 3 दिनों से जो जांच की है तो उनके पास कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। परसों हमने देखा कि मुंबई के 2 जगहों पर छापेमारी की प्रक्रिया को ईडी की तरफ से अंजाम दिया गया और उसी छापेमारी के बाद एचडीआईएल कंपनी के जो पूर्व अकाउंटेंट थे उनका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। उस बयान में क्या कुछ बातें सामने आई है उसे आज रिमांड कॉपी में अदालत के सामने रखा जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक बात और सामने आई है कि अलीबाग में ऐसे 10 जगह थे जिन्हें कैश के रूप में संजय राउत खरीदना चाहते थे और उसके बदले में 3 करोड़ रुपए कैश उन जमीन के मालिकों को संजय राउत ने दिया था। तो ये पैसों की जो लेन देन है ये जो है आज ईडी अपने रिमांड कॉपी में रखेगी, क्योंकि पहले जब उन्होंने रिमांड मांगी थी तो 1 करोड़ का उन्होंने पूरा दिखाया था कि किस तरह से 1 करोड़ का लाभ जो है प्रवीण राउत के जरिए संजय राउत को मिला था। लेकिन अब 3 करोड़ रुपए अलीबाग में जगह लेने के लिए जिन मालिकों को दिए गए थे तो पैसे कहां से आए, किस रूप से आए, इसकी जांच जो है ईडी आगे कर रही है और इसी बहाने, इसी रीजन को आज अदालत में रख करके आगे के कस्टडी की मांग करेगी। मैं आपको ईडी दफ्तर की तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर संजय राउत को रखा गया है। कल उनका मेडिकल करा लिया गया है, यानी आज उनके मेडिकल की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ से सीधे अदालत की तरफ संजय राउत को ईडी के अधिकारी लेकर जाएंगे। हाँ, अगर रात में उन्होंने कोई दिक्कत अपनी शरीर को या पीड़ा को लेकर की होगी अधिकारियों से तो उनका मेडिकल कराया जाएगा। अगर कोई परेशानी नहीं थी तब मेडिकल की प्रक्रिया कितने बजे तक ये कार्रवाई होना है, इसके ताल्लुक से कोई खबर जाएगा और वहां पर संजय राउत को पेश किया जाएगा। लेकिन मैंने जिस तरह से कहा कि ईडी आज एक बार फिर से संजय राउत की कस्टडी की मांग करेगी और यही सारे ट्रांजैक्शन दिखाएंगे कि किस तरह से 3 करोड़ रुपए कैश के रूप में उन मालिकों को दिया गया। एचडीआईएल यानी जो जहां पर प्रवीण राउत पहले से डायरेक्टर रह चुके थे उस अकाउंटेंट का जो बयान लिया गया है उसमें क्या कुछ तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं वो रिमांड कॉपी में रखा जाएगा और उसी रिमांड कॉपी के बल पे आज ईडी एक बार फिर से संजय राउत की कस्टडी की मांग करेगी। प्रशांत, कितने बजे तक ये कार्रवाई होना है, इसके ताल्लुक से कोई खबर?
तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल प्रशांत पांडे ने हमें पूरी इत्तला दी है कि आज अदालत में पेश किया जाएगा और इसके ताल्लुक से लगातार हम प्रशांत से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल प्रशांत का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। मुल्क में मंकी पॉक्स के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जो कि बाइस से तशवीश है। इस बीच मंकी पॉक्स से निपटने के लिए सेंटर ने आज माहिरीन सेहत की आला सतह की एक मीटिंग भी तलब की है। इसकी सदारत इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ के डायरेक्टर एल स्वास्थ्य चरण करेंगे। EMR वजारत सेहत की डिवीजन है, जिसका मकसद कौमी सतह पर सेहत आम्मा के मसाइल से निपटने के लिए रहनुमा खतूत वज़े करना है। साथ ही साथ बीमारी से बचाव और इलाज मुआलजे के लिए SOPs भी मुरतब करना है। दिल्ली से हमारी साथी फराह खान ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। फराह, लगातार हम देख रहे थे और आप भी इस तरह की रिपोर्ट लगातार भेज रही थी कि मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको देखकर तशवीश देखी जा रही है। आज एक अहम मीटिंग भी बुलाई गई है, डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मामले तो बढ़ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मंकी पॉक्स है वो डरा रहा है और उसके पीछे का कारण ये है कि अब तक जो है वो लक्षण पता चल रहे थे, लेकिन 3 से 12 दिन के बीच में अब लक्षण ही नहीं पता चल रहे हैं और जब तक लक्षण सामने आ रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो जा रहा है। तो इसको लेकर एक अहम बैठक है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा। 9 केस जो है वो पूरे देश में हो गए हैं, 4 दिल्ली से हैं और आपको ये भी बता दूं कि 9 में से जो 4 केसेस हैं उनकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये बात जो है वो स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर जो है वो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आपको ये भी बता दूं कि देखिए जो गाइडलाइंस अभी तक थी, अब नई गाइडलाइंस सामने आएंगी, इसलिए ये बैठक बहुत अहम है। देखिए WHO के जो डॉक्टर हैं वो इसमें शामिल होंगे, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे और ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि देखिए अब जरूरी हो गया है कि जिस तरीके से मंकी पॉक्स धीरे धीरे पैर पसार रहा है, अब डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि पहले जो है वो लोगों को लक्षण पता चल रहे थे, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा और पहली मौत भी हुई है मंकी पॉक्स से। और अभी तक ये सामने आया था कि जो भारत में स्ट्रेन मिला है वो सुपर स्प्रेडर नहीं है, लेकिन अब जो मौत हुई है उसमें ये पुष्टि हुई है कि जो स्ट्रेन था वो सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन था, जो वेरिएंट जो बाहर मिल रहा है। देखिए अभी तक ये कहा गया था कि A.2 क्लैड है, लेकिन जो B.1 क्लैड है वो सुपर स्प्रेडर है, वो पाया गया जिस व्यक्ति की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में डर आ रहा है और दहशत बढ़ती जा रही है। तो इन बिल्कुल ये भी आपकी जानकारी चाहेंगे कि कितने बजे ये अहम मीटिंग होना है? देखिए ये मीटिंग जो है वो आज दोपहर में होगी और शाम तक जो है वो नई गाइडलाइंस सामने आ जाएंगी और अहम यही माना जा रहा है कि जो नई गाइडलाइंस आएंगी उसी को लोगों को जो है वो पालन करना होगा और ये मीटिंग जो है वो नई गाइडलाइंस के लिए ही की गई है, क्योंकि अभी तक जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन तो हो रहा है, लेकिन अब पूरी तरीके से जो है बिल्कुल। तो इस अहम मीटिंग पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। फराह खान, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पूरे मामले की जांच SIT ने की, जिसमें 6 अफराद बेकसूर निकले। पुलिस ने 169 की रिपोर्ट लगाकर 2 अफराद को जेल से रिहा किया। गुज़श्ता रात शानू और शारिक को जेल से रिहाई मिली, बाकी 4 की रिहाई भी जल्द मुमकिन है। सर ये 3 जून को दंगा हुआ था, जिस टाइम सर दंगा हुआ था मैं अपने घर पे था और मुझे जो है 6 तारीख को रजबी रोड से उठा लिया गया। जिस टाइम घटना हुई मैं अपने घर में मौजूद था, मेरे पास CCTV फुटेज था, कॉल डिटेल थी, सब कुछ था। मुझे पुलिस ने उठा के फर्जी जेल भेज दिया। ज़्यादातर सर जांच करिए तो ज़्यादातर नोट सब निर्दोषी पाए गए। तो आप जब खबरबाजी हुई तो पुलिस आपको लाई थी, तो आपके फुटेज नहीं मिलाए थे? कोई फुटेज नहीं मिला, कोई मुझसे पूछता जो कोई लिखा पड़े मुझसे, बट डायरेक्ट मुझे पकड़ा गया, रायपुर अनवरगंज ले गया, अनवरगंज रायपुर में सीधे कोतवाली, बट डायरेक्ट हमको जेल भेज दिया। मैं सर क्या करूँ, मैं बेगुनाह था, मैं 2 महीने जेल में रहा, ये बेगुनाह मैं बरी हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या जी, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मुझे छोड़ दिया गया, ये अच्छी बात है। और क्या करें, मैं रात का टाइम था जब मुझे बुलाया, अब बुला करके मुझे थाने में बुलाया, कहा तुमसे बात करनी है, बात करने के बाद छोड़े नहीं मुझे। और सीधे रुख करेंगे कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, कानपुर तशद्दुद मामले में 6 अफराद बेकसूर निकले हैं। लगातार हम ये भी देख रहे थे कि इनके घर वाले ये कहते रहे थे कि ये लोग बेकसूर हैं। क्या कुछ इसके ताल्लुक से आपके पास तफसीलात हैं?
देखिए ना, जिस तरह से ये मामला पेश आया था, लगातार पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, तकरीबन 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जब कुछ लोग वहां पहुंच रहे थे पुलिस के पास कि उनके लोग वहां पर नहीं थे, वो बेगुनाह हैं, उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट ने एक एसआईटी का गठन किया था कि जांच करके ये पता लगाया जाए कि कौन दोषी और कौन निर्दोष। उसके बाद जब जांच हुई, उस कमेटी ने जांच की जिसमें 6 लोग जो है निर्दोष पाए गए। पुलिस ने 169 की कार्रवाई करते हुए अब 6 लोगों को निर्दोष पाया है, जिसमें से 2 लोगों को जेल से रिहा किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सीसीटीवी फुटेज की रही है। जो 2 लोग जो निर्दोष साबित हुए हैं और जो लोग रिहा किए गए हैं, उनको जब छोड़ा गया है और जो पुलिस की जांच में सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज ने ही उन्हें बचाया है, कि घर के लगे सीसीटीवी फुटेज में वो मौजूद थे और जिस समय घटना हुई थी, और एक जो जिसके गली में कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी फुटेज तानू, वो वहां मौजूद था, जिसकी वजह से उन्हें निर्दोष पाया गया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जी हिना, बाकी लोगों की रिहाई कब तक मुमकिन है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? देखिए कोर्ट में जिस तरह से 169 की कार्रवाई के बाद जो है इन्हें रिहा किया जा रहा है, तो 2 लोगों की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए इन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं 4 लोगों को जल्द ही रिहा किया जाएगा। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम तफसीलात के लिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से उर्दू से सौतेला सलूक का सिलसिला लगातार जारी है। अब ताजा मामला उत्तर प्रदेश हज कमेटी से जुड़ा सामने आया है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू को ही गायब कर दिया गया और इसको लेकर अहले उर्दू में सख्त तशवीश देखी जा रही है, मायूसी देखी जा रही है। इस सिलसिले में मुजाहिदे उर्दू अब्दुल नसीर नासिर ने तहरीक चलाने का भी फैसला कर लिया है। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि हुकूमत उत्तर प्रदेश के ऊपर ये सवाल उठते रहे हैं कि उर्दू से सौतेला सलूक रवा किया जा रहा है। अब ताज़ा मामला हज कमेटी से जुड़ा है, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, तशवीश की बात यह है हिना कि हज कमेटी जैसा अहम जाहिर है कि दफ्तर और जहाँ पर बेशतर तादाद जाहिर है कि मुसलमानों की आती है, मुसलमान भी वो जो देहात मदाफात से आते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि 50 साल से ज्यादा है वो लोग जो सिर्फ उर्दू जबान जानते हैं, समझते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में जो इशारिया है, ये कम से कम ये हम कह सकते हैं कि खुशगवार नहीं है, या उन तमाम मनाजिर की तरफ इशारे कर रहा है जो कि गुज़िश्ता मुद्दों से यहाँ पर जारी और सारी हैं। और देखिए, ये पहला मरतबा ऐसा नहीं हुआ है, उर्दू को लेकर आवाज़ें उठती रही हैं, और लेकिन जो तर्ज अमल है मौजूदा हुकूमत का या मौजूदा इदारों का या उन तमाम जिम्मेदार लोगों का जिनको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इस बात में, तो वो भी मुनासिब नहीं है। कल भी कई लोगों से हमने बात की रात में, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको कोई मालूम ही नहीं है, नहीं हमें पता नहीं है। तो वक्त मिनिस्टर से भी बात की हमने, जिम्मेदार अहदेदारों से भी बात की, सबका मानना यही है कि नहीं अभी हमें मालूम नहीं है, देखेंगे, करेंगे, मतलब वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और देखिए, जहाँ तक आपका ये जुमला है सौतेला व्यवहार, तो देखिए ये जो सलूक है, ये जो बर्ताव है, ये कोई नया नहीं है। चाहे वो नेम प्लेट्स लगाने का मामला हो सरकारी दफातर में, या साइन बोर्ड लगाने का मामला हो, या दूसरे तमाम इदारों में उर्दू कार्रवाई का मामला हो, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटर्स की जो बात हो, या उर्दू की तकरीरों की बात हो, तो तमाम जो मराहिल हैं उर्दू के ताल्लुक से वो बहुत मायूस हैं। और अब देखना यही है कि जो अवामी सतह पर, हालांकि देखिए एक बात भी ना यहाँ पर ये भी है कि कुछ अवामी से उससे कल बात करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों में अब पहले वाली बेदारी भी नहीं है, या कहीं ना कहीं वो खौफजदा है, खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। ताहम इतना जरूर है कि अब्दुल नसीर नासिर ने कहा है कि हम इसमें तहरीक चलाएंगे, बाकायदा सवाल उठाएंगे, और गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने एक साइन बोर्ड को लेकर जहाँ उर्दू गलत तहरीर थी, खासा हंगामा किया था, उसके बाद उसको सही करा लिया गया था। तो देखिए, अब मसला यही है कि आवाम की जब तक बेदार हैं, अहले उर्दू और मुहिबान उर्दू के जब तक बेदार हैं ना। तारिक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर हैं। सीएम आजमगढ़ के ITI मैदान में एक खास प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान आजमगढ़ में 130 नई स्कीमों का वो इफ्तिताह करेंगे, 24 स्कीमों का सगे बुनियाद रखेंगे। इस दौरान वज़ीर आला एक अवामी रैली से भी खिताब करने वाले हैं। वज़ीर आला संगीत घराने के नाम से मशहूर गांव हरिहरपुर भी जाएंगे। हुकूमत इस गांव को सियाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने जा रही है। आजमगढ़ के दौरे के बाद सीएम योगी वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे।
मरकजी सरकार के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के डायरेक्टर डॉक्टर चिंतन विष्णु ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में अटल टिंकरिंग लैब का इफ्तिताह किया। उनके हमरा महकमा तालीम के आला अफसरान भी मौजूद रहे। मागाम में डायरेक्टर ने इन तालिब इल्मों के साथ तबादला ख्याल किया जिन्होंने इनोवेशन करके अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया है। इस दौरान इन्होंने स्टूडेंट्स की सलाहियतों को बेहद सराहा। तालिब इल्मों ने कश्मीरी तहजीब तमद्दुन के मुख्तलिफ प्रोग्राम भी यहाँ पेश किए। इससे पहले डायरेक्टर ने मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग क्लब में अटल इनोवेशन लैब्स के हवाले से मुनक्किदा जानकारी प्रोग्राम में भी शिरकत की थी, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा ने शिरकत की। गुलमर्ग के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा टनमर्ग में भी खास तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी सरकार के अहदेदारों ने खिताब किया। इन्होंने अटल इनोवेशन लैब से मुतालिक यहाँ मौजूद लोगों को जानकारी फराहम की। इनके साथ जिला बारामूला और बडगाम के चीफ एजुकेशन ऑफिसर और दीगर आला अहदेदार मौजूद रहे। इस दौरे का मकसद स्कूलों में अटल इनोवेशन लैब्स का क़याम करके बच्चों की सलाहियतों को बरूए कार लाना है। Very much thankful to Dr. Chintan Vishnu. He has inaugurated our lab, that is Atal Tinkering Lab. We are very much thankful to Atal Innovation Mission that they have chosen our institution for the Atal Tinkering Lab. और मेरी स्टूडेंट से एक यही मैसेज है कि जो भी लैब है आप इन लैब्स का फ़ायदा उठाइए, बिकॉज ये लैब्स गवर्नमेंट ने हमारे लिए सेटअप किए ताकि जो भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया है वी कैन गिव देम इन फिजिकल शेप। यहाँ पर हमारे फिजिक्स लैब और एटल टिंकरिंग लैब इनाग्रेट हुई, जो कि मिशन डायरेक्टर डॉक्टर वैष्णव सर ने की, जो कि एक IITian है और अभी वो USA में है। तो उसने हमारे साथ ये जो मॉडल्स हमने दिए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, वो हमने उनके साथ शेयर किए। उन्होंने वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रूव भी किया है। जैसे कि मेरा जो मॉडल था वो मॉस्किटो कंट्रोल पर था एट मॉस लेवल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसने अप्रूव भी किया है और हमारा टूर भी सिलेक्ट हुआ है फॉर IIT दिल्ली। खुशकिस्मती हुई कि हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब आई। हम इसलिए बहुत खुश है कि हमारे जहन में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ होते थे और हम उन्हें मतलब बहाल नहीं कर सकते। इससे हम बहुत खुश हुए कि हमारे पास ये फैसिलिटी हुई, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे अटल इनोवेशन मिशन जो है उसका मकसद पूरे देश में एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की एक इकोसिस्टम को तैयार करने का है। उसके तहत काफ़ी अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब का है, जिसमें स्कूलों में अब तक 10,000 स्कूलों में टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं। आज एक और इसका इनॉग्रेशन हुआ यहाँ पर मागाम BHSS मागाम में। और इन लैब्स में 3D प्रिंटर्स, मैकेनिकल डेस्क, इलेक्ट्रॉनिक डेस्क जैसे सपोर्ट रहते हैं, ताकि बच्चे जो हैं अपने जो आइडियाज़ हैं उसको एक प्रोडक्ट में बदल सकें, उसको आगे ले जाके एक एंटरप्रेन्योर बन सके। मुझे लग रहा है कि यहाँ के बच्चे, एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, बड़ी ब्राइट बच्चे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने PM नरेंद्र मोदी की घर घर तिरंगा मुहिम की हिमायत की है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सभी को अपने घरों, मदरसों, स्कूलों पर तिरंगा लहराना चाहिए। उन्होंने RSS पर 52 साल से अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा ना लहराने पर तर्ज भी किया और कहा कि ये मुल्क हमारा है, तिरंगा हमारा है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सिर्फ तिरंगे से कुछ नहीं होगा, आज़ादी के लिए हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानियों को भी आवाम तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, इस मामले में हर हिंदुस्तानी को अपने घरों में, दुकान के सामने, स्कूल के सामने, मदरसों के सामने 15 अगस्त को झंडा लहराना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को 3 दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तिरंगा लहराने के लिए क्यों कहना पड़ा। तो अफसोस की बात यह है कि यही पार्टी जिसके हमारे वजीर आजम हैं मोहतरम, 52 साल तक उनके पार्टी के हेडक्वार्टर में भारत का झंडा लहराया नहीं गया। तो उनको अचानक एहसास हुआ कि अब मैं वजीर आजम हूँ तो कम से कम लोगों को दरख्वास्त करनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो झंडा लहराते आ रहे हैं। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।